हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। मेरा आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र। तो देखिए, मैंने उससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी है। आप पहले उसको समझ लीजिएगा, फिर बाद में नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसके बाद थोड़ा सा इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, डेमोक्रेसी, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यूँ तो 3 स्तंभ का जिक्र है, लेकिन मैं इसमें 4 पिलर्स है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। एक होता है इक्वलिटी यानी कि समानता, दूसरा फ्रीडम आज़ादी, तीसरा जस्टिस न्याय, और चौथा जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता। ये तो हो गया इसके 4 स्तंभ का जिक्र है, 4 पिलर्स का जिक्र है। और मैं एक चीज़ और भी आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो डेमोक्रेसी है, इसके ये टॉपिक मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। इसको अगर कोई ये चाहे कि 10 से 15 मिनट में बयान कर दिया जाए तो ये नामुमकिन है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं हमेशा से अपने सेशंस में, अपनी क्लासेस में भी बच्चों को कुछ टॉपिक चुने जाते हैं वो चुनते हैं या मैं उनको बताता हूँ, तो मैं उनको मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ और फिर बाद में वक्त जब टाइम इतना होता है फिर उसको डिटेल से समझा दिया जाता है। क्योंकि चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं या हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सब में वक्त दरकार है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिएगा, मैं ये जो बताने जा रहा हूँ ये मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा। इसको अगर हम डिटेल में बताने शुरू करेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इतना वक्त अमूमन बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। चलिए देखिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है अमेरिका में, जो प्रेसिडेंट हुए थे, बाय प्रोफेशन वो लॉयर थे। उनकी जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को लेके, वो भी मैंने थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की है, वो देख लीजिएगा। अब्राहम लिंकन कहते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का अपना नजरिया था, उनका पर्सपेक्टिव था डेमोक्रेसी को लेकर। हर इंसान का अलग अलग नजरिया होता है। ये तो अब्राहम लिंकन साहब का नजरिया था, और आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। तो लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जो इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है, ये उसका फंडामेंटल राइट होता है, जिसको दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। अगर वो किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, फिर तो कभी कभी देशद्रोह का भी उस पर इल्ज़ाम लग जाता है या बहुत सी ऐसी चीज़ें पेश आ जाती हैं। लेकिन जो शख्स जिस मुल्क में पैदा हुआ है, उसका वो जन्म से अधिकार है, उसे वो उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता उससे। एक तो डेमोक्रेसी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है। दूसरी बात ये कि वोट देने का उसको हक है। 18 साल की उम्र अगर उसकी है, 18 साल से पहले उम्र नहीं दे सकता अब वो। उससे पहले ज़्यादा उम्र होती थी, गालिबन 21 साल की उम्र होती थी, लेकिन अब उसे घटाकर 18 कर दिया। 18 का अगर वो है तो उसको वोट देने का इख्तियार है, तो वो वोट दे सकता है। दूसरी बात ये, वो फ्री है अपनी बात कहने के लिए, उसको कोई उस पर पाबंदी आयद नहीं होती। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, वो अपनी बात कह सकता है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में देखा गया है कि जर्नलिज्म अगर कोई सही कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट हकीकत में बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहा है, दयानतदारी के साथ कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेमोक्रेसी में जर्नलिज्म का बहुत अहम रोल है। तो एक तो ये, दूसरी बात ये, आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आप आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कभी आ सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाके आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर अपना मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं। पहले जब आर्टिकल 370 नहीं
हटाया गया था कश्मीर में, तो वहाँ तो ज़मीन नहीं ले सकता था दूसरी स्टेट का आदमी, लेकिन अब वो मसला भी हल हो गया है। तो इसलिए डेमोक्रेसी का ये बेनिफिट होता है, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कुछ भी कर सकते हैं। बस उसमें ये ज़रा सी एक पाबंदी आयद होती है कि आपके पास कुछ जैसे स्टेट्स हैं, आपको अगर आपके पास अगर वेपन है तो आप उस वेपन को लेके उस स्टेट में तो घूम सकते हैं, दीगर स्टेट में नहीं जा सकते। तो ये एक डेमोक्रेसी में इसका ख्याल रखा जाता है। ये नहीं कि आपने पिस्टल ली और वो पूरे हिंदुस्तान में आप नचाते फिर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात ये, अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो ये इसमें लेजिस्लेटिव जो होते हैं, जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो कोई कानून उनको पास करवाना है, जैसे GST से मुतालिक अगर बात की जाए, तो वो पहले आपस में उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसको वो मिनिस्टर्स के पास भेज देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। अगर उनकी रजामंदी है तो ठीक है, गनीमत है, और अगर उनकी रजामंदी नहीं है तो फिर एक इसमें पेच ये फंस जाता है कि कुछ लोग उसके फेवर में हैं और कुछ लोग उसके फेवर में नहीं है। अगर उनका तादाद उनकी ज़्यादा नहीं है, मेंबर्स उनके ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो उनकी बात को वो इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर उसका सबसे जो अच्छा तरीका है वो जुडिशरी है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं उस बिल के लिए कि हम ये बिल पास नहीं करना चाहते, दूसरे लोग अपोजिशन वाले उसको पास करना चाहते, मतलब पास करना चाहिए, जो मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो सत्ता में हैं, वो लोग चाहते हैं और अपोजिशन वाले उसको अपोज कर रहे हैं। तो उसका सबसे खूबसूरत तरीका ये होता है कि वो फिर जुडिशरी में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और वहाँ रिट दायर करें, और फिर वो मुकदमा चल जाएगा। जब तक कि वो चलता रहेगा तो वो बिल पास नहीं होगा। एक ये इसमें डेमोक्रेसी में होता है। अब पूरी दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी पसंद नहीं की जाती। जैसे मैं चंद कंट्रीज आपको बता देता हूँ, जैसे सऊदी अरब, चाइना, वियतनाम, इस तरीके से 3-4 कंट्रीज हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी को पसंद नहीं किया जाता। वहाँ पर डिक्टेटरशिप है एक तरीके से, वहाँ पर वोट वगैरह डालने का भी उनको हक नहीं है, वहाँ इलेक्शन ही नहीं होते। पाकिस्तान में भी जनरल मुशर्रफ से पहले इलेक्शन नहीं होते थे, और ग़ालिबन उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो फिर उन्होंने ये सिस्टम बनाया था इलेक्शन का, उससे पहले इलेक्शन नहीं हुए थे। तो पाकिस्तान भी हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं थी। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जिन कंट्रीज का मैंने आपको नाम दिया है। डेमोक्रेसी में बहुत फ़ायदे हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, और उसमें ये कि जो मुल्क है उसको जो कंडक्ट करता है वो हमारे PM करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इसमें ये होता है। और इसमें जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ एक ही आदमी होता है, वही स्टेट्स को कंडक्ट करता है और वही पूरे मुल्क को कंडक्ट करता है। तो डेमोक्रेसी में मोटी सी बात अगर कभी पूछी या समझी जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि स्टेट में वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है और पूरे मुल्क को जो देखता है वो प्राइम मिनिस्टर देखता है। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ सिर्फ एक ही आदमी होता है और वही पूरे मुल्क को देखता है, चाहे उसमें राज्य हो चाहे उनका पूरा मुल्क हो। एक ये इसमें कंडीशन होती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आती है कि अगर आपको कहीं कोई दुश्वारी है, मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है किसी नौकरी में या कहीं और किसी अपनी ज़ात को लेकर या और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर उसमें आप कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, आप आज़ाद हैं। आप जुडिशरी में जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और वहाँ पर आप अपना केस पेश कीजिए, दर्ज कीजिए और आपकी सुनवाई होगी, आपका केस लड़ा जाएगा। और बहुत ज़्यादा मुमकिन है अगर आप अपनी जगह बिल्कुल हक पर हैं, आप अगर आप गलत नहीं हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आपके फेवर में फैसला ज़रूर आएगा। तो डेमोक्रेसी को अगर हम मैंने कुछ छोटी छोटी सी बातें, मोटी मोटी सी बातें आपके सामने शेयर की हैं, तो मैंने जैसे अभी आपसे जब इस टॉपिक का आगाज़ किया था तभी मैंने आपसे बता दिया था
कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हर एक चीज़ 15 से 20 मिनट मांगती है, और पूरा का पूरा जो ढांचा है उसका डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बयान किया है वो बहुत लंबा है, उसको तो 3-4 घंटे लगेंगे बयान करने में। तो इतनी हिम्मत तो स्टूडेंट्स में नहीं होती, इतना वो नहीं झेल पाते, वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं जिस भी टॉपिक पर बोलता हूँ कोशिश करता हूँ उसे मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कर दूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आपको इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाए। और उसमें ये कि फिर जब कभी वक्त मिलता है जो प्राइवेट जो मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूशन में आते हैं उनको फिर मैं उसमें डिटेल में उनको समझाता हूँ, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से अगर बहुत लंबा मैं वीडियो बनाऊँ, उसमें एक लंबा लेक्चर दूँ 2 घंटे का 3 घंटे का, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं है, उसको ज़्यादा लोग नहीं देख पाते, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो खैर आज डेमोक्रेसी के ऊपर जो मैंने आपसे चंद चीज़ें शेयर की हैं, आप इसको 2-3 मरतबा देखिएगा और समझिएगा, और इसमें जो अहम चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं इसको आप हमारे संविधान में तमाम तर चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई क्लू मिल रहा है, कोई शख्स आपको, चाहे मैं हूँ या कोई और है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लेक्चर्स देते हैं, सबका अपना काम करने का तरीका है, नज़रिया है। तो आपको अगर कोई कहीं किसी तरीके से कोई गाइडेंस मिल रही है, आप उससे गाइडेंस ले लीजिए, और बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, उसका स्टडी कीजिए, इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको पढ़िए। मैं समझता हूँ कि फिर ये जो हिंड्रेंस है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं और उससे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको अगर उसको पढ़ना है तो खुद आपको उसको देखना पड़ेगा। कोई भी आदमी वो तमाम आर्टिकल्स आपको बयान नहीं कर सकता, उसमें तो बहुत लंबा वक्त दरकार है। तो चलिए बस आज इतना ही हमने जो इस पर बात की है डेमोक्रेसी पर, फिर दोबारा हाजिर हुआ आपकी खिदमत में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ ये ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इसको देखें और कहीं ना कहीं कुछ इंस्पिरेशन उनको मिल जाए, कुछ मुझसे फ़ायदा हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हर वो स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट जो यूपीएससी की या पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको फ़ायदा होना चाहिए, किसी भी शक्ल में, मुझसे हो या किसी और से हो। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ जब आपकी खिदमत में हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि मेरी ये जो बातें हैं ये दूसरे लोग भी इसको सुने और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।